क्वेश्चन नंबर 39। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का एक बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों के में समान है। न्यायिक समीक्षा ही अंतर है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन होगा बी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका दोनों जगह पर है। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका ये भी दोनों जगह पर है। न्यायिक समीक्षा अंतर है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों के दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। कथन और कारण यहाँ पे भी दिया हुआ है। कथन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, यह सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह गलत है। तो जहां पे आर गलत होगा, ऑप्शन सी। ए सही परंतु आर गलत, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। यही सेम एक्सप्लेनेशन है कि क्योंकि ये पूर्ण तरीके से संघ नहीं है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि यह एक संघ राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही बताता है कि इसका स्वरूप संघीय है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं? इससे भी नहीं पता चलता। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है? इससे भी नहीं पता चलता है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राज्यों संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है, याद रखिएगा इसे। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यहाँ पे पूछा है जिसकी वजह से संघीय लक्षण नहीं होना, तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी संघीय लक्षण है। एकल नागरिकता, जहां पे एक ही नागरिकता की बात की जा रही है, यही ऑप्शन संघीय लक्षण के नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण है, तो ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में, इसे आप याद रखिएगा, संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता आती है, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आती है, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं?
तो यहाँ पे एकात्मक तत्व के बारे में बताना है। लिखित संविधान संघात्मक है, कठोर संविधान भी संघात्मक है, संविधान की सर्वोच्चता भी संघात्मक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये एकात्मक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये संघात्मक है, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये भी एकात्मक है, संवैधानिक संकट ये भी एकात्मक है। और आगे देखते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय ये संघात्मक है। तो हमने जो ऑप्शंस पढ़े थे उसमें 6th 7th और 4th 6th 7th, आइए देखते हैं कि ये किसी ऑप्शन में है, ए बी में तो नहीं है। आगे है ऑप्शन 1st 2nd 5th 4th 6th 7th, ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 14, चौथा, छठवां और सातवां पर उल्लिखित तत्व भी भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। क्रमशः संख्या 1st 2nd 3rd पर उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5th पर उल्लिखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 356, 357, संवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति, जिसे अनुच्छेद 254 में है, राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति जो कि अनुच्छेद 3 और 4 में है, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका जो कि अनुच्छेद 368 में है, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? वापस से एकात्मक तत्व पूछा है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघात्मक है, राज्यपालों की नियुक्ति ये एकात्मक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी एकात्मक है, न्यायिक पुनराविलोकन ये संघात्मक है, अखिल भारतीय योजनाएं ये एकात्मक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये भी संघात्मक है। तो हमने जो ऑप्शंस पढ़ा था उनमें है दूसरा, तीसरा और पांचवा। आइए ऑप्शंस देखते हैं, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ऑप्शन बी में है ये, तो यही हमारा आंसर होगा। और एक्सप्लेनेशन हमने एकात्मक वाला ऊपर ही देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, यह सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, यह भी सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है, नहीं, ये गलत है। पॉइंट नंबर 4, विधायिकी वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, नहीं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे बी हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। कथन 3 और 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है। साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। सोपानबद्ध मीन्स होता है जैसे ऊपर है पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर वहां राज्यों में हाई कोर्ट और उसके बाद फिर और छोटे छोटे जो कोर्ट्स हैं वहां पे दिए हुए हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य इनका विभाजन जो है वो नहीं है, तो सोपानबद्ध क्रम है इनका, ना कि संघ और राज्यों के मध्य इनका विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 47, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, सही है ये। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, यह भी सही है और ये इसकी
सही व्याख्या करता है, क्योंकि गणतंत्रवाद का मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवांशिक शासक नहीं है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न संख्या 48। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। सही है। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। यह भी सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं और लोग खराब शासन के लिए इन्हीं को कोसते हैं। यहाँ पे भी ए ऑप्शन सही होगा। दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। यहाँ पे महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 50। कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण आर, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। और ये है ऑप्शन बी में। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान हैं। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 52। कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कथन और कारण दोनों के दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है और ये हमें मिलता है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उन्हें आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, यह सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, भारत एक बड़ा देश है, उसके शासन से संबंधित है, यह भी सही है। यह संघ एवं राज्य सरकारों का संविधान है, यहाँ पे संघ का और राज्यों का मिला के संविधान बनाया गया है, यह भी सही है। चारों के चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में स्टार है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप वृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यह ऑप्शन सही है। भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं, यह कथन उतना सही नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है, जो कि एक संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों यानी कि इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन है, भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372
आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57, कारण ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, सही है। कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ये भी सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? सहकारी संघवाद तो जी ऑस्टिन ने कहा है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि के.सी. वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। क्वेश्चन नंबर 60, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, के.सी. वियर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये है के.सी. वियर, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन के.सी. वियर का है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी ने ये कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 63, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये थे हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि डेविड वॉल्डो, फ्रैंक मैरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 64, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वह कहते हैं, जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ऑप्शन ए। विकास प्रशासन की अवधारणा से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, ये फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की बुक है, में उन्होंने लिखा है कि
विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये है हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 67, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया है? तो ये दिया है W.B. डॉनहम द्वारा। W.B. डॉनहम, ऑप्शन सी। W.B. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो यहाँ पे है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, ये है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी। जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत एवं तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन, सही है। विधि के समक्ष समानता, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेसर डाइसी की किताब है में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए हैं। पहला, विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अगले हैं विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्यों के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नहीं, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यहाँ पर राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध है, इसलिए कथन 2 सही है। केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, ऑप्शन डी सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार एवं उसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को
आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ऑप्शन डी। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु यह पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता और संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, ऑप्शन ए। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, नहीं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, नहीं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह भारत और अमेरिका दोनों के पास ही समान तरीके से है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, ये भी नहीं। तो केवल 3 जहां पे होगा वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभीष्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 75, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो ये था नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन बी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगला प्रश्न 76 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। ABC उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग तथा एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं।
जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेद को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो ये 1980 के दशक में, ऑप्शन सी। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था। कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 to 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा।